हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय महला स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका अपने परिवार संजय महला। तो दोस्तों कैसे हो? आशा है सब बढ़िया है। और कल नोटिफिकेशन भी आ गया है कि आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल के अंदर ही होगा आर्मी का। और जो उत्तर प्रदेश की जो रैली भर्ती है, उन रैली भर्तियों का शेड्यूल तो आज आपकी साइट के ऊपर डाल दिया गया। और आशा है कि आपका जो शेड्यूल है भर्तियों का वो भी जल्दी ही डाल दिया जाएगा। तो सभी बच्चे तैयारी के अंदर लग जाइए। और शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। तो क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना रे। क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से खेल मैदान के साक्ष्य मिले? खेल मैदान मतलब फील्ड, हवा बोला करा ना, फील्ड या स्टेडियम के साक्ष्य कहां से मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और दोस्तों लोथल। तो जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। हाँ गुरुजी ना, गुरुजी ने 2 बताया है जो बिल्कुल गलत होगा। अब आपकी बारी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से खेल मैदान के साक्ष्य मिले हैं, स्टेडियम मिले हैं। जल्दी से करो और एक बार साथ साथ शेयर चेप दो। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल। याद रखना, जिसने भी स बताया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिसने भी सी बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा और उसके खाते में 2 नंबर डाल दिए जाएंगे। याद रखना, कितने? 2 डाल दिए जाएंगे। और जिसने गलत बताया है उसका 2.25 नंबर ले लिया जाएगा वापिस। याद रखना, पहला हड़प्पा की बात करें तो याद रखना दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अन्य नाम आपका कभी आ जाए कि हड़प्पा, या आ जाए कांस्य युगीन। हड़प्पा या कांस्य युगीन नाम आए तो समझना किसकी बात कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है। बात करें हड़प्पा की तो दोस्तों, हड़प्पा जो जगह है आपकी, हड़प्पा आपकी कहां पर स्थित है? तो हड़प्पा याद रखना पाकिस्तान के अंदर। कहां पर है दोस्तों? पाकिस्तान के अंदर। हड़प्पा आपकी कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। किस नदी पर है? तो याद रखना रावी नदी के ऊपर स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, इसका खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता इसका कौन था? तो खोजकर्ता की बात करें तो दोस्तों, इसकी खोज 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में पाकिस्तान के अंदर रावी नदी के किनारे खोजा गया स्थान कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थान था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता रखा गया। बात करें हड़प्पा सभ्यता है, यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो जो आपकी हड़प्पा है, यहां से प्राप्त हमें क्या क्या हुआ है? तो यहां से हमें प्राप्त क्या हुआ है? याद रखना 6:6 पंक्ति का अन्न भंडार। दूसरा R37 कब्रिस्तान। स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक के चिन्ह के बाद चावल खेती, चावल की खेती। फिर आपका क्या मिला है यहां से? श्रृंगार बॉक्स। तो कभी पूछ ले कि 6:6 पंक्ति के अन्न भंडार कहां से मिले हैं? 6:6 पंक्ति के अन्न भंडार जहां पर अनाज रखते थे। आज आपा खांगू ना कोठी, आज आपने भी तो कोठी घरा रखा बिगाठे सीख मोर को
बिकमा की ई कमाइन पूरे में के भर्यो रखा, अनाज भर्यो रखा और अठी की के कर लिया, निकाल लिया। ये लगभग 6 फीट तो ऊंची हो है और लगभग चौड़ी 4 फीट। तो आज 6 बाई 4 की रख लिया आप। ये कितने की रखते? 6 बाई 6 की पंक्ति का क्या रखते थे? अन्न भंडार रखते थे, जिसके अंदर ये क्या रखते थे? अनाज। R37 कब्रिस्तान, यहां से क्या मिला? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान मतलब मुस्लिम लोग। तो ये क्या मुस्लिम लोग क्या करते हैं? शव को जलाते नहीं है, वो क्या करते हैं? दफनाते हैं। तो ये लोग क्या करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता वाले, हड़प्पा वाले, कोई मर जाता था तो बिन के कर देता, गाड़ आता, बिन के कर देता, गाड़ के आता। तो यहां से कब्रिस्तान मिले। स्वास्तिका चिन्ह, स्वास्तिका चिन्ह आपा खा साथिया, आपने साधारण भाषा में क्या खा? साथिया हुआ ना, साथिया, जो कोई मांगलिक काम होता है उसके ऊपर बनाते हैं। तो साथिया या स्वास्तिका चिन्ह कहां से मिला है? हड़प्पा से। चावल की खेती के साक्ष्य हड़प्पा से। श्रृंगार बॉक्स, श्रृंगार बॉक्स जानो, महिला श्रृंगार करने के लिए जो श्रृंगार पेटी रखती है, जिसके अंदर बॉडी लोशन, पाउडर, कंघा, लिपस्टिक, ये आपकी रखती है, गजरा गजरा, काजल कुजल, कंघा वगैरह। वो श्रृंगार बॉक्स कहां से प्राप्त हुआ है? तो श्रृंगार बॉक्स कहां से प्राप्त हुआ है आपका? याद रखना, हड़प्पा से। तो ये तो दोस्तों आपके कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। एक बात स्क्रीनशॉट लो कि हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। याद रखना, पाकिस्तान रावी नदी के किनारे खोजकर्ता दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भी किसने की? दयाराम साहनी ने। प्राप्त क्या है? 6:6 पंक्ति के अन्न भंडार, R37 कब्रिस्तान, स्वास्तिका चिन्ह, चावल की खेती और श्रृंगार बॉक्स। ये सारी चीजें कहां से प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। तो कर लिया। फिर मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये भी आपका कहां पर है? कठियाबुर जी, पाकिस्तान में। ये भी आपका कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। और ये किस नदी पर है? सिंधु नदी के ऊपर है। ये कहां पर? सिंधु नदी पर। और इसकी खोज याद रखना 1922 में राखल दास बनर्जी ने की। किसने की? राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। मोहनजोदड़ो है, इसका अर्थ होता है मर्तकों का टीला। अर्थ इसका क्या है? तो मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला किसका अर्थ है? तो याद रखना किसका? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से बात करें प्राप्त सामग्री, तो यहां से प्राप्त सामग्री क्या हुई है? तो याद रखना, जो यहां से मिली है सामग्री, वो नंबर 1 विशाल अन्न भंडार। विशाल अन्न भंडार कहां से मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। नंबर 2 विशाल स्नानागार, स्वास्तिक के चिन्ह, सॉरी स्वास्तिक नहीं, महाविद्यालय के साक्ष्य, महाविद्यालय के साक्ष्य के बाद यहां से पशुपति की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति। फिर यहां से मिले हैं सूती वस्त्र। तो ये सामग्री आपकी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कौन सा? विशाल अन्न भंडार। विशाल अन्न भंडार की बात करें तो याद रखना अनाज मंडी, अनाज मंडी झुंझुनू जिला जेल के पास, झुंझुनू मडाव रोड पर जो अनाज मंडी है, उसी प्रकार की अनाज मंडी कहां पर मिली है? तो आपकी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। बात करें विशाल स्नानागार की, तो विशाल स्नानागार यानी बहुत बड़े नहाने के लिए, नावनगर बोलते हैं आप, तो स्विमिंग पूल का मान है। आजकल स्विमिंग पूल में ना क्या हो ना, अभी गर्मी आने वाली है, गर्मी आने वाली है तो स्विमिंग पूल में सब जाएंगे, तो वो स्विमिंग पूल होता है ना आपका, उस प्रकार का विशाल स्नानागार, नहाने के लिए जो विशाल स्नानागार मिला, वो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला। महाविद्यालय के साक्ष्य, महाविद्यालय कॉलेज, बात करें महाविद्यालय जेबीसा, महर्षि दयानंद और अपने मोतीलाल हो गई, मोरारका हो गई, इस प्रकार की जो कॉलेज थी वो आपकी कहां पर थी? तो कहां पर थी? मोहनजोदड़ो के अंदर। पशुपति की मूर्ति, कहां से? नर्तकी की मूर्ति है,
ये नटराज का जो ड्राइंग बॉक्स आता था, ड्राइंग बॉक्स, उस ड्राइंग बॉक्स के ऊपर इसकी मूर्ति आती थी। किसी ने खरीदा हो ड्राइंग बॉक्स नटराज का? हमारे टाइम पर सबसे वैल्यूएबल ब्रांड हुआ करती थी नटराज। 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी हमें क्या दिया जाता था? नटराज की पेंसिल दी जाती थी। जो को गाना में भाग ले लियो, जो को डांस में भाग ले लियो, जो को पीटी परेड के अंदर भाग ले लियो, उसको क्या मिलता था? एक नटराज की पेंसिल या नटराज को रबड़। नटराज को रबड़ पेंसिल नहीं मिलता तो चेतक घोड़ो मंडेडी एक कॉपी देता, वह देता। ये हमारे टाइम के क्या थे? इनाम थे, इनाम। पीसा पासा कौन देता? पीसा आपका घर हो ले आओ, चॉकलेट चॉकलेट गोली खानी तो इसको पीसा पासा कौन देता? ये तो ठीक है, कॉपी दे देता, पेंसिल दे देता, वो तो ठीक है। कहीं कहीं क्या करता? प्रशस्ति पत्र देता कि फलाने ने पीटी परेड के अंदर भाग लिया, वो ले जाके घर रख दो। तो ये उस टाइम के, तो वो नटराज का जो ड्राइंग बॉक्स आता था, ड्राइंग बॉक्स, उस ड्राइंग बॉक्स के ऊपर पशुपति की क्या आती थी? मूर्ति आती थी। सूती वस्त्र, सूती वस्त्रों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। लोथल याद रखना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह था और ये कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। बात करें धोलावीरा, ये भी आपकी कहां पर है? गुजरात के अंदर। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में आगे चला। हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर? हो गुरु जी चला, मैं आ रही हूं, थोड़ा सवाल लो, अब ले लो स्क्रीनशॉट, बस ले लियो, होगा ज्यादा टाइम मत लगाओ। ये हो महावीर स्वामी, जय हो महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कौन हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। जल्दी से क्या करो, कमेंट करो कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों याद रखना कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का क्या हुआ था? जन्म। महावीर स्वामी कौन थे? तो दोस्तों याद रखना जैन धर्म के, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम, जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इन्होंने नारा दिया था, जियो और जीने दो। क्यों गुरु जी? सही है ना? जीवो और के दियो गुरु जी, जीने दो। जीवो और जीने दो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? महावीर स्वामी के द्वारा। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व कहां पर हुआ था? कुंडनवन, कुंडनवन ग्राम वैशाली के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब? 540 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व की बात करें तो इस दिन महावीर स्वामी की क्या हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? पावापुरी बिहार के अंदर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। 563 ईसा पूर्व याद रखना, इस दिन महात्मा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, के लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहां पर 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु। तो दोस्तों ये आपके महावीर स्वामी,
महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए, और 24वें अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य सिद्धांत दिया था। और नारा इन्होंने क्या दिया था? जीवो और जीने दो का इनके द्वारा नारा दिया गया। जन्म 540 ईसा पूर्व कहां पर होता है? कुंदनवन ग्राम के वैशाली के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। उसके बाद 468 ईसा पूर्व इनकी पावापुरी बिहार के अंदर मृत्यु हो जाती है। नोट लगा के याद रखना, क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म का संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर, तो वो था ऋषभदेव। या आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ जैन धर्म का पहला तीर्थंकर या जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो आपका कौन था? याद रखना, कौन था? ऋषभदेव या आदिनाथ। 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। कहां पर होता है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। 483 ईसा पूर्व क्या होता है? कुशीनगर के अंदर महात्मा बुद्ध की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जब इसकी मृत्यु हुई वो घटना क्या कहलाती है? निर्वाण। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ये रही बस। अब चला आगे। ये ओ हो आपातकाल, राष्ट्रीय, तेरी मदद, की बात होगी गुरुजी? पेंसिल ही नाटक करे तेरे बाप को छोड़ देंगे तन। राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? राष्ट्रीय आपातकाल का 352, 356, 360 और 368। वो तो बता दो, जल्दी से करो कि राष्ट्रीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है? बताओ कि राष्ट्रीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है? जल्दी से कमेंट करो। जिसने भी ए ऑप्शन दिया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। 356 की बात करें तो यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब कौन सा? 356 और 360 के अंदर याद रखना वित्तीय आपात। अनुच्छेद 368 के अंदर क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। बात करें राष्ट्रीय आपात की तो याद रखना राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा। 62, 71, 75। 75 वाला काफी बार पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी ने लगाया था। लगभग 21 माह का रहा था। और उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। यह आपका क्वेश्चन पूरा होता है कि राष्ट्रीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 352 से। राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए 356। राष्ट्रपति आपात लगा देंगे। वित्तीय आपात 360 जो भारत में एक बार भी नहीं लगा। 368 संविधान संशोधन। राष्ट्रीय आपात 3 बार 62, 71 और 75 के अंदर। 75 वाला मुख्यतः याद रखना ये तो युद्धों के टाइम पर लगा था, भारत चाइना, भारत पाकिस्तान। और ये इंदिरा गांधी ने लगा 21 माह के लगभग लगा था ये। और राष्ट्रपति उस टाइम पर कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। क्यों दोस्तों, समझ में आ गया? आगो ना, बस समझ में आना चाहिए, और क्या चाहिए। चला आ गया, अनुमति दे दो। चला कुछ वायुमंडल की किस परत में आंधी तूफान आते हैं? गुरुजी, आंधी तूफान। वायुमंडल की किस परत में आंधी तूफान आते हैं? तो वायुमंडल की किस परत में आंधी तूफान आते हैं? तो किस परत में आंधी और तूफान आते हैं वायुमंडल की? क्षौमंडल,
समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। क्षौर मंडल, ट्रोपोस्फीयर। समताप, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, और लोनोस्फीयर। तो बताओ जल्दी से किसमें आंधी तूफान आते हैं? तो आंधी तूफान जिसने भी ए बताया उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वायुमंडल, पृथ्वी पर वायुमंडल की कितनी परतें हैं? तो याद रखना कितनी है? 5 परतें हैं। 4 तो आपके सामने है, 5वीं आपकी कौन सी है? बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की पृथ्वी पर कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। सौरमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये आपकी क्या है? 5 परतें हैं, जिनमें याद रखना आंधी तूफान, आंधी आ गया, तूफान आ गया, बिजली गरजती है, वर्षा होती है, बादल फटता है, ये सब की सब घटनाएं कहां पर होती है? सौरमंडल। सौरमंडल के अंदर जैसे बिजली चमक गई आपकी, देखिए पापा की परी होगी ना, मन सो ज्यादा डर लगे, बिजली चिमका, बिजली चिमका है तो ये ड्रिंक होने कोई अपना की बेचारे की चल भी पापा का नहीं है। मम्मी कन तो ये फनका करे, मम्मी तो आके पापा की परी 2 मिनट में उतार दे, क्योंकि मम्मी भी तो कना पापा की परी रेडी है। मीन सारा खंडा बेर है पकड़ की चटिया 2-4 गाला देना, पापा की परी ढीली हो जाए। तो बिजली चमकना, आंधी तूफान आ गया, वर्षा का होना, बादल फट गया, ये सब घटनाएं कहां पर होंगी? सौरमंडल में। आंधी तूफान, कालती पीलती आंधी देखेड़ी है? पहले आंधी आती जना टाबरा जना करता आंटा, आंधी आई मेघा जो पूर गुदड़िया लेवा गया। कई कई तो आदमी आठे आपने सुनने के लिए मिले कि कल इतनी भयंकर आंधी आई कि आदमी ने खाट कसा गई, छात पर उड़ा के नीचे ले आई। अब फंकनिया सही फंकी है, अब के फंकी बात है, पर फंकी है कि इतना भयंकर आंधी आई कि आदमी ने खाट कसा गई नीचे, हर आदमी सही सलामत। समताप मंडल, यहां पर क्या होता है? ये वायुयान के लिए सर्वश्रेष्ठ है, वायुयान के लिए ये आदर्श परत मानी जाती है। ओजोन, यहां पर ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस। और जो आपकी ओजोन परत है, ओजोन परत, इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन मंडल को, क्योंकि ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से क्या होता है? रुकता है। तो इसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है? सुरक्षा कवच। आयन मंडल, यहां पर संचार उपग्रह, संचार उपग्रह यहां पर स्थापित किए जाते हैं आपके, याद रखना। फिर ये रेडियो जो किरणें होती हैं आपकी, किरणों को परावर्तित कर पृथ्वी पर भेजती है। तो रेडियो किरणों को परावर्तित कर पृथ्वी के ऊपर वापस कौन भेजती है? तो रेडियो किरणों को परावर्तित कर पृथ्वी के ऊपर वापस कौन भेजती है? आयन मंडल भेजती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के ऊपर क्या होता है? रेडियो का प्रसारण। उपग्रह की बात करें, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, कौन सा था? आर्यभट्ट 1975, और रूस के सहयोग से ये छोड़ा गया। तो ये दोस्तों आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूरा हुआ। वायुमंडल की किस परत में आंधी तूफान, बिजली चमकना, वर्षा आना, बादल फटना जैसी घटनाएं देखने को मिलती है? सौरमंडल के अंदर। और ये सौरमंडल है, ये पृथ्वी के सबसे निकट है, पृथ्वी के सबसे निकट, पृथ्वी के सबसे निकट जो परत है वो आपकी कौन सी है? तो यही है आपकी। फिर बात करें समताप मंडल की, स्ट्रेटोस्फीयर वायुयान के लिए सर्वश्रेष्ठ। ओजोन, ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन परत होती है, उसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। आयन मंडल, संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, रेडियो किरणों को परावर्तित कर पृथ्वी पर भेजती है, परिणाम स्वरूप यहाँ पर रेडियो प्रसारण होता है। आयन मंडल,
के अंदर याद रखना भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट 1975 श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पर स्थापित किया गया। किस देश के सहयोग से? आर्यभट्ट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। एक बार स्क्रीनशॉट कर चला। ओके क्या बात है बेटे? वाटर पोलो में पोलो पोलो अपना खेलेड़ा खेलेड़ा गुजी पोलो क्यों कौन खेलेड़ा तो मरो मेरी यार थारो पोलो कौन खेलेड़ा यार जना की खेल हैं ये बताओ कौन खेलेड़ो? गोड़ी पर कौन बैठा? ब्याह बिना गोड़ी पर बैठे तो लिए बैठेड़ा तो हाथी पर मारे तो रंते तो है ये भैया पोलो पोलो। और वो भी कौन सा? वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं ढंग से देख लेना। 11 9 7 और 4। जिसने भी 7 बताया है सह उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डायरेक्ट आ जाए कि पोलो में कितने होते हैं तो पोलो में कितना हुई देख लो 4 9 क्या मम्मी? बेसबॉल देख रही बेसबॉल। खो खो तो खेले हो खो खो। 11 किस में होते हैं? क्रिकेट खेले रही है कि जी? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये सुनो बता दो सांड आई नहीं। तो 11 होते हैं। कौन कौन से? क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11, 9 बेसबॉल और खो खो के अंदर, 7 किसके अंदर होते हैं? वाटर पोलो में, और 4 किस में होते हैं? पोलो के अंदर होते हैं। बेसबॉल के अंदर तो वो आजकल अपना तापर लड़ने को घेसड़ो सो को टाकी मोगरो सो मुसड़ वो होती है, इतनी बड़ी बॉल होती है इसके अंदर बेसबॉल वाले के अंदर तो ये ग्राउंड है, ये आपका इस प्रकार से होता है। यहां पर आपका खिलाड़ी खेलेगा, यहां पर बॉल करवाएगा, यहां से शुरू होकर यहां पर जाता है, यहां पर जाता है, यहां पर जाता है, यहां पर जाते ही एक होम हो जाता है, एक होम हो जाएगा। ये यूएसए की तरफ ज्यादा देखने को मिलता है अपने। यहां पर तो इन थी सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल ना अपना की सॉफ्ट बॉल। खो खो थारो खेले डो खो खो और एक अमाइन खिलाड़ी ने बैठा दी। एक को मुंडो 18, एक को 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 18 कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और होगा 18। अब क्या करेगा? अब खेलता जाओ। अब इनमें से एक खड़े रहोगे थारो, एक खड़े रहोगे और यो चार ना का घूम घूम की खो खो कोई ना खड़े हो करना होगा बिन खो खो वो खड़े हो कि यार 3 हाथ लगाओगे। टाइम होता है इसमें फिक्स, इसमें 3 को आउट कर दिया तो 3 और बढ़ जाएगा, वो जो आउट कर दिया वो जो बढ़ जाएगा, और इस प्रकार से ये गेम चलता रहता है। खो खो हमारे बहुत खेला है हमने। यहाँ पर आपने क्या करी, आपने लठल वगैरह ये पोल वगैरह कौन रुपया रखी आपने कोई टाबर न खड़े कर दी या कोई ईंट आंट कर दी बिकबार किया आप तो आपकी गाड़ी काट लिया हो आपकी। जरूरी को नहीं हो अपना ने पकड़ की पोल न पकड़ के बिकबार की। फिर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेला या पोलो के अंदर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये होते हैं रईसों के गेम। आपने गेम कांच की गोली तो सगी खेल ली होगी। पिल्लो तो पिल्लो पैड है कि पिल्लो तो पिल्लो बोलता है भी नहीं, पिल्लो तो है हर अठे खड़ा हो कि दूर हूं है चाल की अठे चालता था अठे बगाता और जाके कमाइन पिल गई तो के जत्तो ही कन जातो या कमाइन पिल तो भी की पैर जितनी दूरी पर होती भी की दूर तेज यहाँ होया जाती और खेल वो करता ही कमाइन प्यानी पड़ती पहली बार तो, और प्या की भी बाद में जक्का की मार तो वही आउट। एक कांच की गोली बह होती ये तो बड़ो गोलियो तो, और ये गोलियां का मैंने कांच की गोली रखा रखता और लाइन होती ये लाइन में आठे बैठे रहते हर बात में उरे बैठे यहाँ
ऐ कर वो तो अब बता कौन सा के देनी और बता कि टक देनी। मतलब निशाना इतना ओलंपिक में इनको भेजे, ओलंपिक में पक्का गोल्ड मेडल है इनका, इतना खतरनाक इनका निशाना होता। कई बार ये गोलियां का मैंने हाथ में ले ले तो और हाथ में ले गया भगा की। अब बता दे, इनमें एक हथियार होता था खतरनाक जिसको कहा जाता था अंटा। अंटो तो एक, और अंटो तो ना वो मोस्ट पावरफुल होता, गोली पर पड़े गोली तो कह तो फोड़ गिर तो वो कई तो क्या छोटा जना क्या करता अपनो गड्ढा को मैं झूल लटकिया कर अपनो नेकर लटकेड़ो रहतो, क्योंकि बिको मैं कांच की गोली भागता जा छन 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 एक पकड़या रखता ऊपर एक बार लटक वो करती ये कांच की बोतल में बन भरेड़ी रखती 5-10 तो यहाँ का रहता मुंडा कमाइन भरी रखता कोड़िया ये आया करके चलो। तो अपने तो ये कांच की गोली हो गई। कांच की गोली के बाद हम क्या खेलते थे, भील बा अपना वे कौन सी आओ गुरुजी भाई एक चीज आया करे ना उड्या करे इनके बोला हाँ भीम। हाँ अब याद आ गई भीम। आओ भीम जकी गा पर थारी क्या पर बैठे झाड़ी और झाड़िया पर बैठी रहे बी का क्या करता बिन पकड़ता और बी का गुदड़ा हो तागो गालता, हर गुदड़ा हो तागो गाल की बिन उड़ावो करता। पूरो दिन मिंडक मिल जाए तो मिंडक का जेवड़ो गाल की मिंडक ने खुदाबो करता खुदाबो करता खुदाबो करता। मिंडक सोच तुम मर गा भाई मेरी यार ओके आपने ये गेम ही को नहीं। तो अपने वाले तो ये पर्सनल गेम हुआ करते थे उस टाइम पर। तो रह जाएगा याद कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी, तो 7 खिलाड़ी, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में 11, बेसबॉल खो खो सॉफ्टबॉल में 9 खिलाड़ी, पोलो के अंदर कितने होते हैं 4 होते हैं। बिल्कुल चले आगे क्यों जी बहुत इजी है योग पर्सन ज्यादा टाइम ही पर को नहीं लिया। महाभारत ओके महाभारत के लेखक कौन है? वाल्मीकि, शूद्रक, वात्स्यायन, वेदव्यास। और तो बता दो गुरुजी महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास। महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण गणेश जी को बैठाकर इन्होंने लिखी थी, गणेश जी को सुना सुना के लिखी है। शूद्रक जिसने लिखा था मृच कटिगम। वात्स्यायन जिसने लिखा था कामसूत्र ग्रंथ। कामसूत्र ग्रंथ किसने लिखा? वात्स्यायन। और वेदव्यास के द्वारा क्या लिखा गया? महाभारत। इस बार क्वेश्चन आया था महाभारत, महाभारत का जो युद्ध था वो कहां पर हुआ था? याद रखना कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। एक तरफ थे कौरव और एक तरफ कौन थे? पांडव। विजय लास्ट में किसकी हुई थी? पांडवों की विजय हुई थी। नॉर्मल चीज है, आगे चलते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेते। निम्न में से पुरस्कारों के बारे में गलत कथन कौन सा है कि कौन सा पुरस्कार कब शुरू हुआ? पुरस्कार और शुरुआत, कौन से पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपके सामने कौन से पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपके सामने है, तो बताओ कौन से पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। अर्जुन पुरस्कार 1961, द्रोणाचार्य 1985, ध्यानचंद 2002 और लास्ट ऑन सभी सही है। बताओ गुरुजी बताओ कि पुरस्कार में कौन सा गलत है? तो याद रखना सभी क्या है? ये सही है, गलत कोई सा भी नहीं है, सभी सही है, ये याद रखना। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में, द्रोणाचार्य पुरस्कार 85 में। ये प्रशिक्षण या किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य कौन था? कोच ही तो था गुरुजी। अर्जुन कौन था? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जिन्होंने हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा दी थी, कौरवों और पांडवों को इन्होंने ही तो शिक्षा दी थी। ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद पुरस्कार 2002 के अंदर शुरुआत हुई थी। और ध्यानचंद पुरस्कार याद रखना भारत का सबसे बड़ा आपका क्या है? पुरस्कार है। ध्यानचंद पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। रह जाएगा याद। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 किसको दिया जाता है? विशिष्ट खिलाड़ियों को, विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है।
अरे उल्टू में भगे तू। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? गुरुजी ओ बता दो। फ्लाइंग सिख पीटी उषा, आपके सामने फ्लाइंग सिख पीटी उषा, मेरी कॉम, मिल्खा सिंह और हरभजन सिंह। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। मिल्खा सिंह को जाना जाता है। और दोस्तों मिल्खा सिंह कौन था? तो मिल्खा सिंह धावक था। कौन था? मिल्खा सिंह धावक था। मिल्खा सिंह इंडियन आर्मी के अंदर था। और बताते हैं कि मिल्खा सिंह का कैरियर कैसे बदलता है। ये देखो, मिल्खा सिंह जब ट्रेनिंग के लिए गया था तो ट्रेनिंग के अंदर उस टाइम हमारे इंडिया का सर्वश्रेष्ठ धावक होता था, उसका नाम था शेर सिंह राणा। जब इसकी पहली मुलाकात होती है शेर सिंह राणा के साथ, तो इसने इंडिया का कोट पहन रखा था शेर सिंह राणा ने। तो उस ये कोट को देखता है, तो कोट को देखते ही ये मन ही मन में विचार करने लग जाता है कि एक दिन ये कोट मैं भी पहनूंगा। वो उसको पूछता भी है कि ये कोट कहां से मिलता है यार, मेरे को भी लेना। तो उसने कहा ये कोट आपको भारत चैंपियन बनना पड़ेगा, नेशनल चैंपियन बनता है उसी को ये कोट मिलता है। तो होता क्या है कि शेर सिंह राणा कहीं पर गया हुआ था, उसके रूम के अंदर उसका ये जैकेट है, ये खूंटी पर टांग रखे हो, खूंटी के ऊपर टंगा हुआ था ये। जैसे ही देखा मिल्खा सिंह ने, तो मिल्खा सिंह क्या करता है, फीलिंग लेने लग जाता है कि केवरो कद मिला वो कद नहीं मिला, फीलिंग तो ले ला पैर की। ये देखता है इधर उधर है, गेट का बारह मुंडो काट की शेर सिंह राणा तो को नहीं। और ये क्या कर लेता है, वो जैकेट पहन लेता है। जैकेट पहना और पहनकर कांच का समझ और कांच का समझ जाएगी। क्यों लागे ना आज हीरो सो, कुछ बातें करता है और करता है। इतने में शेर सिंह राणा आ गया और दोनों के अंदर आपस में लड़ाई शुरू। शेर सिंह राणा के दोस्त आ जाते हैं, दोनों के कोट निकाल कर ये जो पहन रखा था नेकर वगैरह बनियान वगैरह वो फाड़ डालते हैं। इतने में बात सुनकर इसका कोच आया तो दोनों को, शेर सिंह राणा और इसको दोनों को अलग करता है। अलग करते ही कोच मिल्खा सिंह के एक झापट मारे, लपट रपट की ना वहां झापट मारे। क्या तेरे को ये कोट पहनना है? पता है ये कोट ऐसे नहीं मिलता, पहले इस कोट के लायक बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, तब जाकर ये कोट तेरे को मिलता है तेरे में दम, तू शेर सिंह राणा को हराएगा। कोट पाना तुझे इंडिया का? मिल्खा सिंह कहे हाँ। तो कहता है कि तेरे को शेर सिंह राणा को हराना होगा। क्या हरा पाएगा? है तुझ में इतना दम कि तू शेर सिंह राणा को हरा देगा? मिल्खा सिंह कहता है हाँ दम है। बोलता क्या बात करता है मिल्खा, शेर सिंह राणा को हराएगा? गोली की तरह जाता है वो, हवा की तरह दौड़ता है, तू शेर सिंह राणा को हराएगा? बोला हाँ जी हराऊं, कोई ना। शेर सिंह राणा बोलता है कि चल मैदान खुला है, काली मन की काट ली है तेरी। कोच थपथपी मारे और बोला कि तू एक नहीं ऐसे 100 शेर सिंह राणा को हराएगा, तो ऐसे 100 शेर सिंह राणा को हराएगा। दूसरे दिन जब रनिंग होती है, पहुंचा मिल्खा सिंह के पास जूते नहीं थे, नंगे पांव दौड़ रहा था। तब दौड़ रहा था तो बताते हैं इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लास्ट में इसके पैर के अंदर पत्थर चुभ जाता है। पत्थर चुभ गया तो ये वहां पर गिर जाता है। लेकिन जो सिलेक्टर्स आए हुए थे उन्होंने कहा कि इसको भी हमने नेशनल टीम में चुना है, यदि इसके पैर में पत्थर नहीं लगता तो ये अव्वल आता। तब उसके कोच, इसका कोच है, वो बोलता है कि मिल्खा हर बार पत्थर इतना बड़ा नहीं होगा कि दिखाई देगा, छोटा भी हो सकता है, ध्यान तेरे को रखना है, तेरे जीवन में काफी चुनौतियां आएंगी, काफी चुनौतियां आएंगी। तो मिल्खा सिंह, फिर जब मिल्खा सिंह और शेर सिंह राणा दोनों के बीच फाइनल रेस होती है कि एशियन कौन खेलेगा, एशियन गेमों में कौन खेलेगा। तो बताते हैं पहले दिन रात को शेर सिंह राणा अपने दोस्तों के साथ जाके मिल्खा सिंह के पैरों के ऊपर प्रहार करता है, पैरों को जख्मी कर देता है। दूसरे दिन जब शुरू हुआ मैच तो मिल्खा सिंह पट्टी बांधकर ग्राउंड में है, पट्टी बांधकर ग्राउंड में है। तो इसके कोच ने कहा मिल्खा पागल हो गया साला,
हमेशा के लिए एक पैर खोदेगा, तब बोलता है साहब आपको तो पता है इस शेर सिंह राणा को हराना है। और उस टाइम वो जख्मी पैरों से दौड़ा ही नहीं, नेशनल रिकॉर्ड बनाया था मिल्खा सिंह ने उस टाइम पर, नेशनल रिकॉर्ड। बात फिर एशियन गेमों के लिए ये जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में 200 मीटर की रेस थी और 200 मीटर की रेस के अंदर इनका सामना होना था अब्दुल खालिद से। वहीं पर पाकिस्तान के जनरल आए हुए थे अयूब खान, और बताते हैं कि 60,000 दर्शकों से भरा हुआ पूरा ग्राउंड, उस ग्राउंड में मिल्खा सिंह बताता है कि पूरा सन्नाटा छा गया था उस दिन, ऐसे लग रहा था कोई एक भी बंदा यहां पर नहीं है। और जब रेस शुरू होती है उससे पहले पाकिस्तान के अब्दुल खालिद के कोच मिल्खा सिंह को बोलते हैं, मिल्खा सिंह ये आपके जीवन की अंतिम रेस होगी। मिल्खा सिंह बोलता है कोई दिक्कत नहीं, दौड़ूंगा भी वैसे ही अंतिम मानकर। और बताते हैं कि उस दिन मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिद को हराया था। अब्दुल खालिद को हराया, और जब विक्ट्री जो मोमेंट था उसके बाद जो मेडल पहना रहे थे, जब आपका अयूब खान आया, तो अयूब खान पाकिस्तान के जनरल के द्वारा इनको पाकिस्तान फ्लाइंग सिख की क्या देगी, उपाधि देगी। अयूब खान बोलता है कि मिल्खा सिंह आज तू दौड़ा नहीं है, आज तू उड़ा है। यह था मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह बोलता है कि मैं डेली 6 घंटे दौड़ता था, कभी कभी तो बताता है कि बीमार हो जाता था, बेड पर गिर जाता, खून की उल्टियां होती, लेकिन मेरे अंदर जोश और जुनून था। वो कहते हैं ना, कोशिश तो सब करते हैं लेकिन मंजिल पाने के लिए अंदर जिद होनी चाहिए। यदि जिद होगी तभी आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। कोशिश तो हर कोई करता है यहां पर। मिल्खा सिंह, जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से हम जानते, ये आपका कौन था? आपका मिल्खा सिंह था। फिर बात करें पीटी उषा की दोस्तों, तो पीटी उषा इसको कहा जाता है उड़न परी। क्या कहा जाता है? उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा। मेरी कॉम, इन्हें मॉम के नाम से जाना जाता है, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। पीटी उषा दावक, ये बॉक्सिंग, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन। हरभजन सिंह, इन्हें कहा जाता है ट्रबनेटर। क्या कहा जाता? ट्रबनेटर। किसे कहा जाता है? तो याद रखना, हरभजन सिंह को। चले दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन में। ये रहा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? क्वेश्चन आपके सामने, इजी क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? शेरशाह सूरी, शेर इसका नाम था, शाह की इसकी उपाधि थी, सूरी इनका क्या था? वंश था। बचपन के नाम की बात करें, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम इनका क्या था? फरीद। दे दिया होगा आपने आंसर। तो बताओ, जिसने भी याद रखना सासाराम दिया है वो उसका सही हो जाएगा। सासाराम आपका कहां पर पड़ता है दोस्तों? बिहार के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बिहार में इनका क्या है? मकबरा है। तो कहां पर है याद रखना? सासाराम, बिहार के अंदर इनका मकबरा। आगरा के अंदर किसका मकबरा है? तो कल ही हमने पढ़ा था, आगरा के अंदर किसका मकबरा है? अकबर का। दिल्ली के अंदर किसका है? हुमायूं का। लाहौर के अंदर किसका है? तो जहांगीर का मकबरा कहां पर है? लाहौर के अंदर। शेरशाह की हम बात करें तो याद रखना, एक तो इन्होंने जीटी रोड या ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माता कौन था? शेरशाह सूरी। याद रखना, ये पेशावर से दिल्ली, दिल्ली से ये जाती है कलकत्ता। नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 पर ये स्थित है। और याद रखना, जीटी रोड भारत की सबसे लंबी सड़क है। सबसे लंबी सड़क। भारतीय जो करेंसी है, करेंसी कौन सी है आपकी? रुपया। रुपया किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा भारतीय करेंसी रुपया चलाया गया था। उसके बाद याद रखना, शेरशाह सूरी के युद्ध। तो शेरशाह सूरी ने 3 मुख्यतः युद्ध इसके इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है। एक तो इसका है बिलग्राम कन्नौज, एक है चौसा, एक है आपका गिरी सुमेल। गिरी सुमेल का 1544 में दोस्तों, चौसा का 1539 में, और बिलग्राम कन्नौज का युद्ध लड़ा था 1540 के अंदर। याद रखना, शेरशाह सूरी
बचपन का नाम इनका फरीद था, याद रखना। और इनका मकबरा कहां पर है? सासाराम बिहार के अंदर इनका क्या है? मकबरा है। उसके बाद जीटी रोड का निर्माता शेरशाह सूरी, पेशावर से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता जाती है, नेशनल हाईवे और 2 पर स्थित है, भारत की सबसे लंबी सड़क है। करेंसी क्या? रुपया। 3 युद्ध लड़े, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 1540। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी भारत का क्या बना था? बादशाह बना था। चौसा का युद्ध 1539 और गिरी सुमेल का युद्ध 1544। लाहौर में जहांगीर का, दिल्ली में हुमायूं का और आपका बच गया आगरा के अंदर अकबर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके होगा मुझे। अब सही है। ये आ गया अगला क्वेश्चन कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 1 दिसंबर, 7 दिसंबर और 10 दिसंबर। जल्दी से बताओ एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 1 दिसंबर और 7 दिसंबर या 10 दिसंबर? जल्दी से करो, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, कब मनाया जाता है? तो याद रखना एड्स दिवस जिसने भी 1 दिसंबर बताया उसका सही हो जाएगा। 9 दिसंबर को नौसेना दिवस। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष कौन सा मनाते हैं? तो दोस्तों याद रखना झंडा दिवस। झंडा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को। उठा लो, बता दो, क्लास में है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो रह जाएगा याद कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, 7 दिसंबर को आपका झंडा दिवस और 10 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? दोस्तों क्वेश्चन क्या है? विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? जेनेवा, मैड्रिड स्पेन, वॉशिंगटन डीसी या हेग नीदरलैंड? जल्दी सी दो भाई। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिसने भी जनेवा बताया उसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैड्रिड स्पेन के अंदर भी WTO को वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मैड्रिड स्पेन। वॉशिंगटन डीसी के अंदर किसका हेडक्वार्टर है? तो याद रखना वर्ल्ड बैंक। और दूसरा आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। हेग नीदरलैंड के अंदर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है? हेग नीदरलैंड। जनेवा के अंदर याद रखना WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WTO का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? तो कहां पर है? जनेवा के अंदर। रह जाएगा याद। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा प्रथम शहर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। प्रथम शहर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। नागासाकी, हिरोशिमा, पर्ल हार्बर और कोई नहीं। क्या जाए बीच में?
प्रथम शहर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, नागासाकी, हिरोशिमा, पर्ल हार्बर और कोई नहीं। तो पहला शहर कौन सा था? पिन हटा दो तो, नागासाकी, हिरोशिमा और पर्ल हार्बर। तो याद रखना पहला शहर जहां पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसने भी ऑप्शन के अंदर बी दिया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया। दूसरा शहर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर क्या गिराया गया? बम गिराया गया। तो हिरोशिमा पहला शहर था जिसके ऊपर क्या गिराया गया था? बम गिराया गया था। यहां पर लिटिल बॉय, यहां पर फैटमैन, और इन परमाणु बम के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो गई थी? समाप्ति हो गई थी। तो 1939 से कितने के बीच चला था? 45 के बीच चला था सेकंड विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वार युद्ध। रह जाएगा याद। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। नॉर्मल है ये। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, दादा साहब फाल्के, परमवीर चक्र और धन्वंतरी पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो जल्दी से ऑप्शन कर बताओ, जल्दी से आंसर करो, कौन सा होगा? भारत रत्न, दादा साहब फाल्के, परमवीर चक्र और धन्वंतरी। जल्दी से बताओ कौन सा होगा सही। तो इसमें जिसने भी परमवीर चक्र बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान है। 1950 के अंदर इसकी क्या हुई थी? शुरुआत। और पाने वाला पहला वो था आपका सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न क्वेश्चन आ जाए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1954 के अंदर इसकी क्या हुई थी? शुरुआत। दादा साहब फाल्के फिल्मी या सिनेमा के क्षेत्र में ये दिया जाता है। शुरुआत 1969 के अंदर हुई थी। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। शुरुआत 1971 के अंदर हुई थी। रह जाएगा याद कि सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र, दादा साहब फाल्के फिल्मी या सिनेमा में, और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, और चिकित्सा के क्षेत्र में आपका धन्वंतरी पुरस्कार। एक बार स्क्रीनशॉट लो, बाद में आगे चलना। जल्दी से ले लिया चला। भारत में तार लाइन सेवा कब शुरू हुई? भारत में तार लाइन सेवा कब शुरू हुई? 1853, 1982, 1951, 1972 के अंदर। बुझी? हाँ थोड़ी सी। तो 1853, 1982, 1951, 1972। जल्दी सी बताओ, आंसर दो जल्दी सी कि भारत के अंदर पहली तार लाइन सेवा कब शुरू हुई? जिसने भी 1853 बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, ये आगरा से आपकी कलकत्ता, कहां? आगरा से कलकत्ता के लिए ये क्या हुई थी? शुरू हुई थी। 1853 16 अप्रैल को ही भारत के अंदर क्या चली थी? पहली ट्रेन चली थी। पहली ट्रेन भी भारत में कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853। 34 किलोमीटर या इसने 21 मील की क्या की थी? दूरी तय की थी। और पहली ट्रेन चली थी वो मुंबई से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। किसके बीच? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 1982 की बात करें हम, 1982 के अंदर याद रखना दूरदर्शन पर पहली बार रंगीन कार्यक्रम का प्रदर्शन हुआ था। कार्यक्रम आए थे 1951 के अंदर। याद रखना पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 के अंदर। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कौन करता है? तो नेहरू जी करता है। कौन करता है? नेहरू जी के द्वारा 1951 के की गई। और 1951 में ही पहले आपके क्या हुए थे? पहले एशियाई खेल। भारत में पहले एशियाई खेल भी कहां पर हुए थे? एशियाई खेलों का आयोजन भी सबसे पहले
कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर। आयोजन सबसे पहले 1951 दिल्ली में। 1972 के अंदर याद रखना पिन कोड प्रणाली की क्या हुई थी? शुरुआत। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत आपकी कब हुई थी? 1972 के अंदर। ये दोस्तों याद रखना 1853 आगरा से कलकत्ता के बीच भारत की पहली तार लाइन चली थी। 1853 में ही भारत की पहली ट्रेन चली थी। 34 किलोमीटर या 21 मील की दूरी तय की थी। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। मेरी क्वीन इसका नाम था। मेरी क्वीन इसका नाम था। फिर 1982 में दूरदर्शन पर पहली बार रंगीन कार्यक्रमों का आयोजन। फिर 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना नेहरू जी ने शुरू की। पहले एशियाई खेलों की शुरुआत दिल्ली में 1951 में। 1972 के अंदर पिन कोड प्रणाली की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पर, नीचे और है थोड़ा। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी आपकी अरब सागरीय नदी नहीं है? तो कौन सी नदी आपकी अरब सागर के अंदर जल नहीं गिराती है? तो ए में आपके पास है नर्मदा, ब में ताप्ती, स में सिंधु, द के अंदर आपकी कृष्णा। जल्दी से बताओ कि अरब सागर में नहीं गिरती है। तो दोस्तों जिसने भी द बताया है उसका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्णा नदी है, ये अपना जल कहां पर गिराती है? तो ये कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। बंगाल की खाड़ी के अंदर ये क्या गिराती है? अपना जल गिराती है। जब भारत की नदियां पड़ते हैं तो नदियां याद रखना, भारत की जब नदियां पड़ते हैं तो कुछ नदियां हैं जो कहां से निकलेंगी? हिमालय से। कुछ नदियां हैं जो आपकी कहां से निकलेंगी? दक्षिण भारत, दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत से इन नदियों का क्या होगा? उद्गम होगा। से इन नदियों का क्या होगा? उद्गम होगा। फिर याद रखना ये नदियां हैं, ये नदियां अपना जल हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियां जाएंगी अरब सागर में और कुछ नदियां अपना जल कहां पर गिराएंगी? बंगाल की खाड़ी में। यही प्रायद्वीपीय भारत से होगा। कुछ नदियां तो अपना जल कहां पर गिराएंगी? अरब सागर में। और कुछ नदियां अपना जल कहां पर गिराएंगी? बंगाल की खाड़ी में। अब देखते हैं कि कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती है, कौन सी अरब सागर। तो हिमालय से निकलने वाली वे नदियां जो अपना जल कहां पर गिराएंगी? अरब सागर के अंदर गिराती है। तो हिमालय से कौन सी नदी निकलेगी? सिंधु। तो याद रखना सिंधु वह उसकी सहायक, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। बंगाल की खाड़ी में तो गंगा व उसकी सहायक। फिर ब्रह्मपुत्र। दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, तो वो याद रखना आपकी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी मुख्यतः। बंगाल की खाड़ी में अपना जल कौन कौन सी गिराएंगी? तो याद रखना दामोदर, महानदी, कृष्णा, कावेरी, कावेरी और आपकी लास्ट हो जाएगी गोदावरी। ये है दोस्तों आपकी। तो कौन सी नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में जाएगी, कौन सी अरब सागर में जाएगी? तो याद रखना हिमालय से निकलने वाली वो नदियां जो अपना जल
अरब सागर में गिरेगी। सिंधु और उसकी सहायक झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये अरब सागर में। हिमालय से निकलने वाली वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाएंगी, तो गंगा व उसकी सहायक, फिर ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियां, फिर दक्षिण या प्रायद्वीपीय बाढ़ से निकलने वाली वे नदियां जो अरब सागर में जाएंगी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और जुआरी। फिर प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत से निकलने वाली वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी, दामोदर, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इससे। तो ये एक बार इसको क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और जो चैनल पर पहली बार है उनको अच्छा लगे तो वो सब्सक्राइब कर देना।